जितना 10 क्लास के स्टूडेंट हैं आप लोग अपना अपना मैथ का पेपर निकाल लीजिए जो टेस्ट हुआ। जो टेस्ट नहीं दिए हैं वो ध्यान से देखिएगा। ये जो टेस्ट पेपर है यदि इसमें आप लोग का 50 में 50 सही नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है एग्जाम का डेट हमारे पास नजदीक आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं 2025 को लक्ष्य में रखते हुए। 1.5 महीना समय है। कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किया जाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखेंगे आज हम लोग 100 में 100 बनाएंगे, लेकिन आप लोग एग्जाम में कितना बनाना है? 50। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। जाहिर सी बात है 100 प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ है तो एक कोई ना कोई सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमेआर सीट में चिन्हित करें। यानी हम लोग को कितना बनाना है? 50। 50 बनाएंगे, प्रत्येक का 1 नंबर मिलेगा, 50 नंबर। ये सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है आप लोग के लिए, मार्क्स के लिए। इसमें अगर जो सब सही तो 100 नंबर मिलेगा। सब्जेक्टिव में कहीं जोड़ घटाव गलती हो जाए, चिन्ह या जोड़ने घटाने में गलती हो जाए तो नंबर कटता है, इसमें नंबर नहीं कटेगा। इसमें सही है तो सही, या नहीं तो गलत है तो गलत। अब बढ़ते हैं एक एक प्रश्न के तरफ। प्रश्न तो बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती की संख्या शुरू होता है 1 से। कितना से होता है? 1 से। तब मिल गया हमको सी। एक अशून्य परमेय संख्या, कहने का अर्थ है कि वैसा परमेय संख्या होना चाहिए जो शून्य हो, नहीं हो। क्या हो? शून्य नहीं हो। तो मान लीजिए कोई परमेय संख्या शून्य नहीं है तो 1 मान लीजिए। माने अशून्य परमेय संख्या यानी 1, 2, 3, 5 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा परमेय अपरमेय पूछ रहा है तो अपरमेय संख्या मान लो हमारे पास √2 है, जो रूट से बाहर ना निकले उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। अब √2 है, 1 में √2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यो √2 होगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक 3 परमेय है और एक √5 है जो अपरमेय है। फिर दोनों गुना करेंगे तो 3 √5 होगा जो हमेशा अपरमेय आएगा। क्या आएगा? हमेशा अपरमेय आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लोग ध्यान से। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। तो पहले एचसीएफ मान लेते हैं। एचसीएफ हमारे पास कितना है? x। और एलसीएम कितना हो गया? 14 गुना। 14 x हो जाएगा ना? कह रहा है 14 गुना। अच्छा, उसके बाद कह रहा है लौसा और मौसा का जोड़ है 600। यानी दोनों को जोड़ देंगे, x + 14 x बराबर कितना हो जाएगा? 600। दोनों जोड़ेंगे तो 15x बराबर 600। 15 चौका 60, 40 आया। x बराबर 40 है तो बताओ कि ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 40 में 14 से गुना करेंगे तो 560 हो जाएगा। ये होगा ना? अब कह रहा है कि यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a गुने b बराबर LCM इंटू एचसीएफ। पढ़े है ना जी? तो अब बताइए हमें इसमें एगो पता है कि एक हमारा नहीं है और दूसरा हमारा कितना है? 200। एलसीएम हमारा कितना आया है? 560। एक आया है एचसीएफ 40। तो अगर जो हम इसमें काट देंगे तो 2 बार में खत्म। अब ये गुना कर देंगे, 28 दूनी 56 होता है और 2 से गुना करेंगे तो 40 दूना 80। ऑप्शन है तो हो गया। बढ़िया से समझिएगा, जब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाएगा ना तो पेपर में हल कर लीजिएगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं था।
अगला प्रश्न कह रहा है कि ये कितना के बराबर, ठीक। तो दोनों गुना कीजिएगा तो गुना ना करके तोड़ दीजिए, क्योंकि गुना करके 12 अंक तो दिया नहीं है, तो तोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 और 3 गुने 5, 5 दूनी 10 और 35 आई, जोड़ा किसका लग रहा है, 5 का, तो 5 बाहर कर दीजिए और 3 दूनी 6, ऐसा है कुछ ये नंबर। दो संख्याएं हैं ए बी, अब वही फॉर्मूला हम लोग ऊपर चले हैं, क्या चले हैं कि ए गुने 18 बराबर लस गुने मस, तो 18 दूना 2 दूनी आ गया ना। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज, तो सबसे छोटी अभाज तो 2 होता है, और सबसे छोटी भाज तो 4 होता है, और दोनों का गुणनफल 8 होता है। निम्न में कौन अभाज है, अभाज का मतलब बता पाते हैं आप लोग को कि किसी का एक या स्वयं के छोड़ के किसी और से भाग ना लगे, तो अभाज संख्या, या 2 से ज्यादा गुणनखंड ना निकले तो क्या हो गया, अभाज संख्या। तो अभाज संख्या इसमें एक 29 ही है जो किसी के टेबल में नहीं आता, तो हमारा आंसर मिल गया। अभी कह रहा है कि 65 117 का मौसा कितना है के रूप में है, तो m का मान ज्ञात करें। तो बोलिए यहाँ क्या होगा, अगर जो यहाँ ऐसा अंक रखे, 1 रखते हैं तो 65 हो जाता है, तो बोलिए 65 117 तो घटेगा नहीं, 2 रखते हैं कितना हो जाएगा, 130 होगा, तो ये हो जाएगा ना, लिख दीजिए। कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसा टैली की जरूरत नहीं है, इसमें बस देखना है कि सबसे पहले हम 500 लगा, 200 लगेगा नहीं, 300 लगेगा नहीं, 4 से जब 2 से नहीं लगा तो 4 से संभावना नहीं, तो 5 से, तो 5 से लगाएंगे तब 1 0 0 1, अब 5 से, तो अब बताइए 3 2 से नहीं लगा है तो 6 से नहीं लगा, अब 5 से तो अब लगभग नहीं करेगा, अब 7 से ट्राई करेंगे, तो 7 से लगा के देखते हैं, 7 एकम 7, अब 3 बच गया, 0 7 चौक 28 21 17 की लग गया ना। तो एक और पूछ रहे कितना गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, एक बार और लगा के देखते हैं, 11 से लगा के देखा जाए, 7 से लगेगा, तो 7 दूनी और 7 एकम फिर 7 से लग जाएगा, 70 की नहीं जी, गड़बड़ है कहीं ना कहीं, जब ऊपर 3 से नहीं लगा तो नीचे 70 के 21 कहां से लगेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ देखते हैं 7 से लगा तो 7 एकम 7 3 बचा, 0 7 चौक 28 फिर 2 70 की 21, कहाँ गड़बड़ हो रहा है जी, 3 से कटेगा, जिसका योगफल नहीं होता है वो कैसे कट जाएगा, गलती लिखे हैं यहाँ 3, कोई बोल नहीं रहा, 70 के 21 होता है, मतलब हमारे साथ तुम लोग पिसा रहा है, वाह। देख बहुआ, 3 से जब जोड़ला पर नहीं लगा भाग तो नहीं लगता है, इसीलिए हम पकड़े हैं कि जब 3 से ऊपर नहीं लगा तो नीचे कहां से लगेगा। अब बताओ, अब 7 से भी नहीं लगेगा, ठीक, 11 से लगेगा, 11 से लगाएगा 13 हो जाएगा, हो गया, 1 2 3 4, इतना भाज्य गुणनखंड हुए 4, एक मिस्टेक से देखो कितना फंसने लगा सवाल। अच्छा, 2 लगातार संख्याओं का मौसा, मान लो आपके पास 3 है और 4 है, मौसा 1 आएगा, 5 है 6 है, मौसा कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो बस बी नंबर। अच्छा, ये सवाल बड़ी पूछा हुआ है, एक बार नहीं कितना बार पूछा है, याद रखिएगा, ठीक।
अगर जिसको गुणनखंड के रूप में पूछ देगा तो क्या याद रखिएगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। क्या याद रखिएगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 याद रखिएगा। ए भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब मान लो कि एगो 2 है और एगो 3 है। अभाज्य का मतलब किसी संख्या से भाग ना लगे। तो लौसा क्या होगा, तो दोनों का गुणनफल होगा, तो क्या हो जाएगा ए बी। कह रहा है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो जो देखो बहुपद का शर्त होता है, अगर जब बहुपद लिखा है, अगर जो इनवर्स लगा है तो भी बहुपद नहीं, अगर जो बट्टा में है तो भी बहुपद समझ रहा ना। तो बताओ पहले दो ही कंडीशन पर बताओ कोई है ऐसा, और रूट में भी हो तो बहुपद अंक हो सकता है। जैसे ये अंक है तो अंक होगा, बट्टा वाला अंक ही हो सकता है, लेकिन एक्स जो है, वाई दिया रहे, जेड दिया रहे, सब बहुपद में बट्टा में इनवर्स में सब नहीं होगा। तो ये हिसाब से कौन नहीं है, सी नंबर नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखो लॉजिक से समझो। जब हमारे सवाल जो दिया गया है इसमें दोनों प्लस है, तो हमारा शून्यांक हमेशा माइनस गिरेगा। दोनों क्या गिरेगा, माइनस में। तो कोई ऐसा ऑप्शन है कि दोनों माइनस में है? रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या एक होता है और घातों की संख्या भी एक होता है। यदि अब सवाल कर रहा है कि हमारे पास यदि f(x) बराबर इतना हो तो f1 का मान ज्ञात करेंगे, तो जहां जहां x है तहां तहां क्या रख देंगे 1। तो बताइए 1 पर कितना पावर होगा, 1 होगा। और 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 2 2 2 4 1 5 में से 5 गया, हो गया। जब भी भाग होता है तो पावर घटता है, घात का पावर, और गुना होता है तो पावर जुटता है। तो बताओ यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 1। तो भागफल का घात कितना हो जाएगा। अच्छा, द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का आलेख हमेशा क्या होता है, पैराबोला। ठीक, ये हम थ्योरी पढ़ाए थे, उसमें भी बताएं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद, जहां दुई लिख दिया तो दुई गो होगा। एक घातीय पूछे या रैखिक पूछे तो एक गो होगा, त्रिघातीय पूछे तो 3 गो शून्यांक कहो या 3 गो घात कहो। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या द्विघात यानी घात 2 गो होगा तो शून्यांक भी। अगला सवाल कह रहा है कि 3a + 3b बराबर 8 और 3a - 4b बराबर -5। एक हल भी कर सकते हैं, उससे आसान है कि दोनों मान भर के देखिए। अगर जो a के जगह 1 और b के जगह 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 व 2 8, इससे तो एगो हो गया। अब वो वाला आता है कि नहीं देखते हैं। 3 कम, अच्छा 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटाएगा -5, यानी पहले ही वाला आ गया, माने भर के ज्ञात कर लो। समझो सो, कह रहा है कि a के जगह 1 रखो और b जगह 2 रखो, अकाना से मान संतुष्ट हो जा रहा है। दोनों रखने पर 8 आ जाए तो सही है, और नहीं है तो गलत है। तब अगला सोचेंगे। तो पहले 1 बढ़ते हैं तो 2 आ 1 आ +3 आ 2, 2 कम 3 दूनी 8 आ गया, रिजल्ट बा। अब एगो तो संतुष्ट हो गया, दोनों संतुष्ट होना चाहिए। अब दोनों में देखते हैं। अब फिर 3 कम और 4 गुने 2, 3 कम 3 4 दूनी ज्यादा में से कम और कम में से ज्यादा, समझ में आ रहा है ना। कम में से ज्यादा घटाएंगे माइनस में रहेगा, तो क्या हो जाएगा -5, यानी ये मेरा यही है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से रिजल्ट हो गया। ठीक, अगला उसी प्रकार का सवाल है। देखो सवाल में कह रहा है कि हमारे पास 2 समीकरण है, इसका कोई हल ना हो। इसका कोई हल ना हो तो इसका फॉर्मूला होगा 1
यानी A1 बटा A2 और B1 बटा, अगर ये दोनों बराबर होगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक, समझ रहा है? अगर जो इसमें काट दिया जाए तो एक हल होगा, समझ ना? तो अब हम यही फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या है 3, तो दूसरा में क्या है 6, यहाँ क्या है -1, कुछ नहीं तो अच्छा, यहाँ क्या है -2, हो गया। लेकिन जब कोई हल नहीं है तो इसमें तो के का मान नहीं निकला, एक और बराबर लेके चलेंगे, इक्वल टू नॉट C1 बटा C2। तो अब यहाँ मेरा 5 प्लस में है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस में, काहे लिखेंगे बता देते हैं। जब बराबर के बाहर हो, बराबर किस तरफ है दाहिने तरफ, तो प्लस होता है तो क्या लिया जाता है, तो सही यहाँ भी क्या लिया जाएगा माइनस। अब यो माइनस माइनस प्लस, यो माइनस माइनस, अब हम कोई एक लेके चलते हैं तो क्रॉस गुना करेंगे तो के कम के, अब 5 दूनी, कोई ऐसा है रिजल्ट सी नंबर यही क्रॉस किया है, चूंकि ये काट कूट करेंगे तो ये काटे कूट लेके चलेंगे ना, तो के बराबर हो गया। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। समीकरण युग्म ये भी दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि क्या होगा। अगर देखो अद्वितीय हल यानी एक हल, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A1 बटा A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा, अगर जो ऐसा आ गया तो अद्वितीय हल। अगर जो तीनों बराबर आ जाए तो ये अनंत हल। अब वही कोई हल नहीं है तो फॉर्मूला लिख के आए हैं। देख क्या था, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा, लिखा है ना। अब हिसाब से देखिए काना पर फिट बैठता हम लोग का समय। यहाँ क्या है 2, तो इसमें क्या है 4, यहाँ क्या है 3, तो इसमें क्या है 6, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 15। ये काट देंगे 2 दूनी की 3 दूनी की कौनती आई, अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बराबर पर, तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 इक्वल टू नॉट 1 बटा, बराबर नहीं ना हुआ, तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा बताइए। तो कोई हल नहीं का फॉर्मूला पर सेट हो जा रहा है ना, ये 2 को बराबर 1 बराबर, तो 2 को बराबर 1 बराबर, तो कौन सा होगा सी नंबर, जाहिर सी बात। सुना रहा है? अच्छा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में दिया हुआ है, मतलब जोड़ा में समीकरण है, इसे मान हल करके ज्ञात करना है। तो देखो समीकरण 1 और 2 मान के भी बना सकते हो, या यहाँ वाला हल रख के भी बना सकते हो। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो मान बढ़ते हैं, x के जगह 2 भरेंगे तो 5 दूनी, और y के जगह 3 भरेंगे 3 दूनी, तो ये तो हो जा रहा है 16। अब एगो में तो हो जा रहा है, दूसरा भी तो उतना आना चाहिए। चलिए 2 बढ़ते हैं 7 दूनी, अच्छा 3 बढ़ते हैं 4 आई, ये भी तो हो गया। तो बहुत लकी पेपर है कि पहले ही ऑप्शन हो गया, नहीं तो कितना का बी ए से नाता, बी से नाता, सी से नाता, डी से जाता, ये भी तो होता है। अगर जो हम जहां जाते जहां तक पहुंचते वहां आ जाता। अगर जो आपको उससे भी तेज हाथ चल रहा है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 लेके बना सकते हैं, ठीक, उससे भी बन जाएगा। जैसे बता देते हैं, 5x प्लस 2y बराबर 16 समीकरण 1, 7x माइनस 4y बराबर 2 समीकरण 2। अगर जो हम इसको बनाते हैं तो देखिए लुप्तीकरण विधि से बनाते हैं, ये समीकरण में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी, तो लिखना पड़ता है समीकरण 1 गुने 2 प्लस 2 से, तो 10 और 2 दूनी की
और 16 दूनी की 7 x माइनस 4 y बराबर 2। ये खत्म हो गया। 32 में 2 जोड़ दीजिएगा और ये भी हो जाएगा 17। 17 दूना x बराबर 2 आ गया, वहां भी था। अब y बराबर ज्ञात करेंगे तो किसी भी समीकरण से, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 5 है, x के जगह 2 रख दीजिए, प्लस 2y बराबर 16। 5 दूनी 2y बराबर 16। अभी प्लस है तो इधर आके क्या हो गया माइनस, तो कितना हो गया 3 दूनी। चलिए x और y का मान आ गया कि नहीं आ गया। अगर जो पेन, अगर जो स्पीड आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो इहो तरीका से आप बना सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो तरीका से चलेंगे तो चारों ऑप्शन, मान लीजिए कि पहला आ गया है, अगर जो कोई पेपर हो उसमें पहला ऑप्शन से ना आए तो दूसरा मान रखना पड़ेगा, तो उसमें भी स्पीड थोड़ा चाहिए, इसमें भी स्पीड चाहिए कि थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर ले। इसमें माइनस प्लस गड़बड़ हुआ कि सवाल गलत किया और रिजल्ट 4 गो ऑप्शन है, चारों में चारों कोई दूसरा लड़ जाए तो क्या करिएगा, मरबे ना कीजिएगा। ये नंबर आया हम लोग का। अगला सवाल कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण जो दोनों दिया है वो संपाती होंगे। संपाती के लिए भी नियम होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। संपाती के लिए नियम होता है 1 2 फिर 1 2 और फिर 1 2, यानी a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। अब बताइए यहाँ कोई अंक ना हो तो क्या लेंगे 1, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है के, यहाँ क्या है -3 और ये -9। और संपाती है तो कोई भी दोनों लेके चल सकते हैं, तो यहाँ के आ जाएगा, हाई 3 दूनी की 6 आ जाएगा। कुछ ऐसा है ऑप्शन, कौन नंबर डी नंबर हो गया ऑप्शन, जब है तो वही आंसर होगा, बात क्लियर। अच्छा देखो, अब उसी पर फिर रिजल्ट भी आपका है, कह रहा है कि आपका a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, तो इसे 2 रिजल्ट निकलता है। अगर ये तीनों बराबर है तो संपाती होगा, अनगिनतफल होगा। अब वही तो फॉर्मूला सब यही लिखते आ रहे हैं, तो संपाती होगा और अनगिनतफल होगा। अगला है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि एक हल है, एक हल का नियम होता है कि पहला कट रहना चाहिए, यानी a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2। चलते हैं, तो पहला में के है, a1 के जगह के, यहाँ कितना है 3, नॉट 2 बटा 1, यहाँ कुछ नहीं है तो ये क्रॉस गुना करेंगे 3 दूनी के इक्वल टू नॉट 6, 6 छोड़ के बाकी सब हो सकता है। 25 का आ गया ना। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना का कोई हल नहीं है। फिर बात कर रहा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो हमारा क्या होगा, दो गो माने समान होगा। तो यहाँ ए, इसमें क्या है 2, यहाँ है 10, यहाँ है 5, 5 दूनी और 2 दूनी है ऑप्शन डी नंबर, मार लीजिए। यहाँ सवाल में कह रहा है कि समीकरण एक में इतना इतना दिया है तो हल ज्ञात करना है, यानी जैसे वही समीकरण 1 2 मान के बनाए हैं तो बनाइए, या मान रख के बनाइए, तो हम मान रख के बनाते हैं। ठीक, तो पहला में ये मान रखते हैं तो 3 कम, आइए 3 दूनी, अब 6 में से 3 घटाइएगा तो क्या जाएगा -3 है, प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा -3, ये तो हो गया। दूसरा में बढ़ते हैं, 4 कम, अच्छा 3 3 की 4 और 9 घटेबो करेंगे तो 47 नहीं आएगा, तो ये पहला वाला गलत हो गया। ये समीकरण है आपका 3x - 2y -3, प्लस है तो क्या आना है, अच्छा दूसरा है 4x + 3y माइनस है तो ये क्या लाना है 47। तो पहला से तो हमारा नहीं आया, दूसरा बढ़ के देखते हैं, चौथी आई और पंती आई कि 5 दूनी 10, ये तो 5 दूनी 10 होगा, ये तो इबे नहीं किया, पहला ही -3 नहीं आया तो ये तो गलत है, तो 2 गो गलती हो गया। तीसरा
5 आई 15 और 9 दूनी 18, इससे -3 आ जाएगा। और दूसरा में बढ़ के देखो, 5 चौका 20 और 9 तिया 27, 47 ये भी आ जा रहा है। तो यही है। तो ऑप्शन से भी हम लोग मान के याद कर सकते हैं, सवाल से भी अगर जब नहीं होता समीकरण 1 2 मान के भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना के अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ एक को लेके चलो, अनंत हल है तो 2 बटा के और 3 बटा 15। कटने वाला कहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये कट नहीं जाएगा, पंक्ति आई और 5 दूनी के बराबर 10 कह रहा है सब में। अच्छा, द्विघात में घात 2 होगा, पहले ही बताए हैं, शून्यांक 2 घात 2, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण और बहुपद में जो चले हैं वही फॉर्मूला पर यहाँ देखना है। यहाँ x पर रूट है, तो पूछ रहा है कौन है, तो ये तो पहले ही नहीं है। अच्छा, घात 2 ये होना चाहिए, ये बटा में है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x पर 4, ये भी नहीं है, हमको तो द्विघातीय चाहिए, यहाँ तो 4 घातीय हो गया, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए 2 पावर है, 2 है तो 2 दूनी, ये भी नहीं हुआ, तो बच गया सी। हल काहे ला करेंगे, इनमें से तो कोई है नहीं, हो गया, जिसका घात 4 हो गया। हमको ढूंढना क्या है, द्विघात, तो द्विघात बाकी नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो पहले देखिए यहाँ 2x² हो जाएगा, है, यहाँ x है तो यहाँ 2x² हो जाएगा, है। अच्छा, नहीं है, ढूंढ रहा है, दोनों गुना करेंगे x² हो जाएगा, यहाँ 2x², हल करना पड़ेगा। ठीक, अब हल करते हैं, चूंकि यहाँ भी x² हो जाएगा, यहाँ भी x² कट जाएगा, यही द्विघात नहीं है। दोनों तरफ x² है तो दोनों x² होगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ x² है, यहाँ 2x² है, तो 2 में से एगो घट जाएगा तो एगो रह जाएगा। अब हल करके देख लेते हैं, ये सवाल है। मान लो हमारे पास पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, a बराबर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तोड़ेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 1 आई हो जाएगा 2x माइनस 3 दूनी। अब x² प्लस 2x है, 2x इधर आके माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 6 0, माइनस प्लस खत्म, x² प्लस 7, ये द्विघात हो गया ना, तो द्विघात समीकरण है, तो ये नंबर हमारा है, ये नंबर हमारा द्विघात समीकरण है। अब बी नंबर ऑप्शन से चलते हैं। बी नंबर ऑप्शन में क्या है, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 3। अब इसका लेकर चलते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर, x² माइनस 2 दूनी की 4x प्लस 2 दूनी की प्लस 1 और 2x माइनस 3, x² माइनस 4x प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया। अच्छा, 4 है 1 5 माइनस 3 है तो प्लस, और x² माइनस माइनस 6x और 5 और 3, ये तो द्विघात हो गया, तो 2 को द्विघात समीकरण हो गया। हमको ढूंढना है कि कॉमन नहीं। चलिए तीसरा ऑप्शन हल करके देखते हैं। तीसरा है x माइनस 2 और x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 3। गुना करेंगे एक से, ये भी गुना करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस माइनस 3। अभी एक्स स्क्वायर है, आई 2 में से एक घट गया तो क्या हो गया माइनस एक्स माइनस 2, 3 में से घटाओगे 2x माइनस 3। अब देखो ये 9x स्क्वायर है, जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स ई लाएंगे तो माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0। जब ये खत्म हो तो में एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, एक्स स्क्वायर रहता तो द्विघात समीकरण होता, अब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो द्विघात समीकरण होने की संभावना खत्म हो गई है। तो जो पहचानना था तो मिल गया हम लोग को कि कौन द्विघात समीकरण है, कॉमन नहीं है, तो हमको ढूंढना था कॉमन नहीं है, तो नहीं है मिल गया हम लोग को। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, फिर बात वही आ गया, तो द्विघात समीकरण कौन है यही मिला लेते हैं। 2x स्क्वायर तो 2 दूनी की 4x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर खत्म हो गया तो एक्स स्क्वायर को जब खत्म हो गया तो द्विघात समीकरण है नहीं है, क्लियर है नहीं। अच्छा ये भी कर सकते हैं कि 2x स्क्वायर फिर इधर लेके 4 के x पर 3 हो जाएगा तो अब 3 घात हो गया तो भी नहीं है। अच्छा यहाँ देखो 2x स्क्वायर है, यहाँ भी 2x स्क्वायर है, और फिर x से गुना करेंगे तो x पर पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये भी द्विघात नहीं है। यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर है तो एगो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यानी यही है हमारा द्विघात समीकरण। यहाँ तो ऑलरेडी 3 है तो हो ही भी नहीं करेगा। कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल होंगे, तो 0 भर के देखो 12 आ जाना चाहिए, 0 भर के देखते हैं, या 0 भर के देखो 0 आ जाना चाहिए, तो 0 भरो सब 0 हो जाएगा, माइनस 12 बच जाएगा, नहीं होगा। चलो 1 भर के देखो 2 एकम 5 एकम 5 और 2 7 में से 12 घटाओगे 0 आएगा, ये भी नहीं है, माइनस 4 रखो, माइनस 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 दूना 32 लिख दो, ठीक है। अच्छा अब अगला देखो बीच में है प्लस, अब भाई माइनस 4 भरेंगे 5 चौका 20 20 लिख दो, तो ई काची में आएगा माइनस में, काची में आएगा माइनस 12, माइनस 20 माइनस 12 जोड़ेंगे तो माइनस 32, अब 32 में से 32 घटाएंगे 0 आ गया, यही हो गया। विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक क्या होता है जी, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला वाले को a दूसरा वाले को b या इसको c, तो b है तो 4 चौका 4, a के जगह 2 और c के जगह 3, 16 4 दूनी 8 8 लिखी 24, करना आया माइनस 8। यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस सी के मूल समान है, तो मूल जब समान होता है ना तब वो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, लेकिन इसके लिए समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ उल्टा पुल्टा कर दिया है, सी तो अपना जगह सेम है लेकिन ए यहाँ है बी के जगह, बी है ए के जगह, तो जहां बी होगा वहां क्या हो जाएगा, अब हमारा ए हो जाएगा, और जहां ए है वहां क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब मिलाइए हमारा कौन सा आंसर बचेगा, अब जो भी मार दे होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो गया, तो दूसरे समीकरण के अनुसार है, यहाँ ए की जगह क्या है बी है, तो बी जहां है तहां ए होगा, ए जहां होगा तहां बी होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 4ac गलत है, ए स्क्वायर माइनस 4bc यही सही है, ठीक है। ये सब सवाल में लड़का सब गलती करता है। अगला है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी के मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी बाई माइनस बी बाई का होता है ए माइनस बी बाई ए, कहाँ है ए नंबर। अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एपी सर्वांतर ज्ञात करना है, सर्वांतर का मतलब अगला पद घटाओ, तो 10 में से 4 घटाओ 100, कितना आएगा 6,
और पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में कौन है, तो समांतर श्रेणी में वही होगा जिसके बीच का अंतर समान हो। तो अब देखो तो 4 2 यानी तो दुगुना होते जा रहा है, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16, ये तो जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी। हमें समांतर श्रेणी चाहिए, बीच का अंतर समान हो। इसमें देखो सब में समान अंतर है, -4 -4 -4, कितना होते जा रहा है कि +4 के अंतर है, +4 के अंतर है, यानी सब जगह समान अंतर है, तो यही हमारा हो गया समांतर श्रेणी। इसके बीच का अंतर देखो 2, फिर 1 जोड़ रहा है घटा रहा है, तो ये तो नहीं हुआ समांतर श्रेणी। कह रहा है कि P का मान ज्ञात कीजिए यदि यह समांतर श्रेणी में हो, तो एक एक फॉर्मूला जानते हैं, अगला पद घटा पिछला पद, और दूसरा 4P - 1 घटा 2P - 1, इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा, 2P में से P घटेब तब P, 1 माइनस प्लस खत्म, 4P में से 2P घटेब 2P, अच्छा प्लस माइनस माइनस का हो जाए -2, अब इनका क्या लेबो तो प्लस 2P घटा P बराबर हो जाए P बराबर का आ गए लो 2, देखो कौन सा बा, अगर जो कोई समांतर श्रेणी में हो तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू डी, आंसर बी नंबर। 0 से 50 के बीच में 25 गो विषम संख्या, 25 गो सम संख्या होला नु, मार दो लोग। समांतर श्रेणी का 30वां पद ज्ञात, कि 30वां पद ज्ञात करना है, यानी बराबर किसके होगा, तो दिमाग में बात रखिए। सबसे पहले ये 10 है, अच्छा ये कितना है 7, बीच का अंतर कितना है -3, तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा। तो सबसे पहले 30 में 10 घटाएंगे कि क्या करेंगे, 30 में 1 घटाइए, क्या घटाएंगे 1, कितना हो जाएगा 29, 29 में -3 से गुना कीजिए, बोलिए 9 27, 3 दूनी 6, 87 होता है, -87, अब हमें 10 जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा -77, मरिए आंसर। अरे नवा पद ज्ञात करना है, ऊपर फॉर्मूला लिखा है, मान पुट कर दो, अब कहीं सूत्र लाने की क्या जरूरत है, यहाँ ऑलरेडी है ना नवा पद का फॉर्मूला, ए के जगह 10, एन के जगह 30, 30 में से यही 1 घटा है तो कितना हुआ 29, और डी के जगह -3, 29 गुना किए हैं तो 87 माइनस आया है, 10 घटा दिए तो जोड़ना है, तो 10 77 हो गया। कह रहा है कि 10 - 6 2 2 के 34 में पदों की संख्या बताइए, ये 34 तक गया है, आपका फॉर्मूला तो ठीक है, ए बराबर है -10, अच्छा बी बराबर है 4, एन नहीं है और एन है, तो एन के जगह 34, ए के जगह कितना हो गया 10, -10, अच्छा प्लस n - 1 और डी का मान कितना है 4, -10 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 34 और 10 कितना हो जाएगा 44, इगर चौक, अच्छा n - 1 बराबर 11, अभी n बराबर क्या हो जाएगा 12, है कुछ ऑप्शन बी नंबर हो गया। सभी वर्ग होते हैं क्या चीज, समरूप होते हैं। चित्र कह रहा है कि DOC ज्ञात करें, तो जब एक दूसरे को क्रॉस करता है तो जो ये होगा वही ये होगा, 115 115, ऑप्शन नहीं है तो गड़बड़ दे दिया है, क्या हो DOC हो, हम लोग ही ज्ञात किया है ना, DOC ज्ञात करना है, तो क्या दिक्कत है 180 में से घटा ना दो, ये पूरा एगो रेखा को कोई भी काटे, तो कोई भी रेखा को काटे तो मान लो 115 है, और टोटल कितना होता है 180 में से घटा दो 115, 5 हासिल दे दिए थे 7, 7 में से गया 6, 65 डिग्री है, हो गया सी नंबर। अगला प्रश्न में कह रहा है
कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई है, और दोनों बीसी के क्या है, पैरेलल है। बीसी हमारा कितना है 8, तो इसका अधिया कितना हो जाएगा 4, अधे ना होता है, 1/2 लगाते हैं, कितना होता है, मारो ठीक। ये ऐसा जब सवाल दे, आप पूछ दे ईसी, तो ईसी पूछे तो 2/3 1.6 इसको मान लो x, कुछ नहीं जानते हो तो क्या मान लोगे, अब क्रॉस गुना कर लो, अब भाई से कट जाएगा तो 0.8, और क्रॉस गुना होगा तो 3 की 24, क्या आंसर होगा, बी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 64 है, जब क्षेत्रफल कहे तो मूल निकाल दो, तो 8 8 64 11 8 11 8 11 कहाँ है, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं इतना है, तो क्षेत्रफल 3 3 9 50 25 कहने गया जी, ये नंबर। देखो जब भुजा दे और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल दे या भुजा पूछे तो मूल कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा बताओ 13 12 5 बुलाया है, त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर जो 90 डिग्री है तो 13 12 5 बुलाया है ना, तो कहाँ है 5, हो गया। आज 50 तक ही काफी है, कल फिर 50 डिस्कशन किया जाएगा, एक दिन में 100 संभव नहीं है, आप लोग का टाइम स्कूल जाने का खत्म हो जाएगा, इसलिए समय के भीतर ही खत्म करते हैं, उससे भी आधा घंटा में चाहेंगे लोग तो खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये 50 वो प्रश्नों का डिस्कशन समाप्त करते हैं, ठीक है।